रेडियो सिटी 104.8 एफएम से मैंडी आपके साथ है। कहते हैं कि डॉक्टर भगवान का रूप होते हैं और ऐसे ही एक भगवान के रूप हमारे साथ इस टाइम रेडियो सिटी स्टूडियोज में है। विदाउट फर्दर अडू आई वुड लाइक टू इनवाइट डॉक्टर अभिनीत गुप्ता जी, जो कि एक बहुत ही जाने माने डॉक्टर हैं, गोल्ड मेडलिस्ट भी हैं। सर, अपने बारे में बताइए ना, जितने भी हमारे व्यूअर्स हैं उनको। हेलो, मेरा नाम डॉक्टर अभिनीत गुप्ता है और मैं यहाँ रीजेंसी हॉस्पिटल कानपुर में एसोसिएट डायरेक्टर की तरह कार्य करता हूँ। मेरा एक स्माइलिंग हार्ट्स कार्डिक सेंटर भी है लाजपत नगर में और मैं बेसिकली इंटरवेंशनल कार्डियोलॉजिस्ट हूँ, जो कि हार्ट के प्रोसीजर्स, एंजियोग्राफी, एंजियोप्लास्टी और जो वेरियस प्रकार की जो हार्ट की बीमारियां हैं उनसे डील करता हूँ। एंड सर, इफ आई टॉक अबाउट द इनिशियली सिम्टम्स एंड एक्शंस रिलेटेड टू हार्ट डिजीजेस, व्हाट आर दोस सर? देखिए, हार्ट प्रॉब्लम्स जब इनिशियल फेज में स्टार्ट होते हैं तो एक्सर्शनल सिम्टम्स होते हैं, जो ब्लॉकेजेस की बीमारी जिसे हम कॉरोनरी आर्टरी डिजीज़ कहते हैं। यूजुअली इनिशियली सिम्टम्स एक्टिविटीज़ या किसी एक्सरसाइज करने के साथ शुरू होते हैं। धीरे धीरे ये सिम्टम्स कम से कम एक्टिविटीज़ में या कभी कभी रेस्ट पर भी शुरू हो जाते हैं, जिसको कि हम रेस्ट एंजाइना कहते हैं। और जब ये सिम्टम्स रेस्ट करने से ठीक नहीं होते हैं तो ये हार्ट अटैक का रूप ले लेते हैं। सर, इफ आई टॉक अबाउट द डिफरेंशिएशन बिटवीन एंजाइना एंड हार्ट अटैक सिम्टम्स, क्या सबसे ज़्यादा मेजर डिफरेंशिएट करेंगे आप इसे? एंजाइना जब पेशेंट स्टेबल स्टेज में होता है, जिसमें कि स्टेबल कॉरोनरी आर्टरी डिजीज़, तो एक्टिविटीज़ या एक्सर्शन के साथ जब छाती में दर्द, भारीपन होता है, जबड़े में दर्द होता है और रुकने से ठीक हो जाता है, तो हम इस स्टेज के सिम्टम्स को एंजाइना कहते हैं। लेकिन जब ये सिम्टम्स बिना एक्टिविटीज़ के रेस्ट स्टेट पर भी होने लगते हैं और 25-30 मिनट तक बने रहते हैं, साथ में स्वेटिंग या सांस फूलना हो सकती है, तो ये सिम्टम्स हार्ट अटैक के हो सकते हैं। तो यदि इस तरह के सिम्टम्स हों तो बिना देर किए इमीडिएटली हॉस्पिटल में जाकर अपना ईसीजी और अपने हार्ट का चेकअप कराना चाहिए। परफेक्ट सर, थैंक यू सो मच। बड़ा ही अच्छा आपने जवाब दिया। स्ट्रेस इंड्यूस हाइपरटेंशन का लॉन्ग टर्म पे हार्ट पे क्या इम्पैक्ट रहता है सर? हाइपरटेंशन अगर हम कंट्रोल में नहीं रखते हैं, यानी कि हम ब्लड प्रेशर बढ़ने के बावजूद भी उसे अगर कंट्रोल में नहीं रखते हैं, तो इससे जो हार्ट की वॉल्स हैं उनमें थिकनेस आने लगती है। अगर ये लंबे समय तक, कई महीनों या कई वर्षों तक अनट्रीटेड छोड़ दिया जाए तो इससे हार्ट के जो फंक्शन है उस पर इफेक्ट आने लगता है और हार्ट फेल्योर की स्थिति पैदा हो जाती है। सर, प्रायः एंजियोग्राफी और एंजियोप्लास्टी से आम लोगों में फियर रहता है, इसको कैसे कम कर सकते हैं और इसका बेसिक प्रोसेस क्या है सर? देखिए, एंजियोग्राफी एक टेस्ट है जिसमें कि हम हार्ट के ब्लॉकेजेस के बारे में इंफॉर्मेशन लेते हैं। ये यूजुअली लोकल एनेस्थीसिया में किया जाता है। एक डे केयर प्रोसीजर होता है जो कि करीब 10 मिनट्स में कंप्लीट भी हो जाता है। सबसे अच्छा फ़ायदा इसका ये है कि हमें ब्लॉकेजेस की सीवियरिटी, उनका एक्सटेंट और उसका क्या ट्रीटमेंट देना है पेशेंट को, वो हम क्लियरली पता कर सकते हैं। तो ये एक गोल्ड स्टैंडर्ड काइंड ऑफ डायग्नोस्टिक टूल है, जो कि हार्ट के ब्लॉकेजेस या कॉरोनरी आर्टरी डिजीज़ के लिए सबसे मोस्ट कन्फर्मेटरी टेस्ट होता है। एंजियोप्लास्टी ब्लॉकेजेस के ट्रीटमेंट को कहते हैं, जो कि परक्यूटेनियस तरीके से बिना बेहोशी के मरीज में या बिना चीरा लगाई किया जाता है, जिसमें जो ब्लॉकेजेस की साइट पर जाकर एक्सरे में देखकर जहाँ पर ब्लॉकेजेस हैं वहाँ पर बैलून से ओपन करके वहाँ कॉर्नरी स्टेंट्स लगा दिए जाते हैं। तो ये दोनों ही प्रोसीजर्स यूजुअली डे केयर काइंड ऑफ प्रोसीजर्स होते हैं, जिनमें कि हम लोकल एनेस्थीसिया में करते हैं। कॉम्प्लिकेशन रेट काफ़ी कम रहता है और सबसे अच्छी बात यह है कि यदि मरीज को सिम्टम्स हो रहे हैं ब्लॉकेजेस की वजह से और ट्रीटमेंट लेने के बाद भी यदि इम्प्रूवमेंट नहीं हो रहा है, तो उनके सिम्टम्स काफ़ी हद तक कंट्रोल किए जा सकते हैं, कई बार ख़त्म भी हो जाते हैं। एक और बात मैं बताना चाहूँगा कि जब हम हार्ट अटैक के केस में एंजियोप्लास्टी करते हैं तो वो लाइफ सेविंग होता है। पूरे विश्व में हार्ट अटैक का जो बेस्ट ट्रीटमेंट है या जो गोल्ड स्टैंडर्ड ट्रीटमेंट है वो इमरजेंसी एंजियोप्लास्टी ही है। तो यहाँ पर हम एक मरीज के हार्ट और उनकी जान को बचाने का जो रोल है वो हम एंजियोप्लास्टी से पूरा करते हैं। एंड सर, इफ आई टॉक अबाउट द AI इज द बिग थिंग इन द मार्केट। सर, AI का हार्ट डायग्नोसिस और ट्रीटमेंट में क्या रोल रहता है सर? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हेल्थ केयर में बहुत तेजी से पेनिट्रेट कर रही है और हमारा कार्डियोलॉजी भी इससे अनटच्ड नहीं है। बहुत सारे टूल्स हैं, जैसे कि ECG के बेसिस पर बहुत सारे वर्क्स चल रहे हैं, जिसमें कि हम सिर्फ ECG देखकर ये बता सकते हैं कि किसी को फ्यूचर में हार्ट अटैक होने की या हार्ट फेलियर होने की कितनी प्रोबेबिलिटी है। सिमिलरली जब हम लोग एंजियोग्राफी और उसमें इमेजिंग मॉडलिटीज़ यूज़ करते हैं तो AI का यूज़ करके हमें ये इन्फॉर्मेशन मिल जाती है कि हमारा जो ट्रीटमेंट होना है वो हम बेस्ट क्या ट्रीटमेंट ऑफर कर सकते हैं, हमें कितनी लेंथ का स्टेंट लगाना है, स्टेंट लगने के बाद क्या वो प्रॉपरली डिप्लॉय हुआ है या नहीं हुआ है। तो ये सारी मॉडलिटीज़ जो आजकल इमेजिंग में हम लोग यूज़ करते हैं वो AI उसमें इनकॉर्पोरेटेड आता है। थर्ड थिंग ये है कि जो बहुत सारे डायग्नोस्टिक एल्गोरिदम्स होते हैं, जैसे कि चेस्ट पेन का एल्गोरिदम होता है, हार्ट फेलियर का एल्गोरिदम होता है, तो इसमें हम AI की हेल्प से पेशेंट का जो ट्रीटमेंट है वो हम बेस्ट तरह से या बेटर तरह से डिज़ाइन कर सकते हैं और
जो हमारे फॉल्स पॉजिटिव या फॉल्स नेगेटिव होने के चांसेस होते हैं उनको कम किया जा सकता है। तो आई थिंक AI का फ्यूचर अच्छा है और वी आर गोइंग टू सी मोर एंड मोर यूज़ ऑफ AI इन द कमिंग फ्यूचर। एंड तो आई थिंक AI का फ्यूचर अच्छा है और वी आर गोइंग टू सी मोर एंड मोर यूज़ ऑफ AI इन द कमिंग फ्यूचर एंड कमिंग। सर्टेनली सर, सर्टेनली। माय नेक्स्ट क्वेश्चन टू यू इज, हार्ट डिजीजेस के ट्रीटमेंट में क्या क्या नई टेक्निक्स हैं सर? बहुत सारे लेवल्स पर टेक्निक्स हैं। अगर हम ड्रग्स की बात करें तो हमारे पास वंडरफुल ड्रग्स आ गई हैं, हार्ट जिनका कमज़ोर है, जिनको हार्ट फेलियर की प्रॉब्लम्स हैं। हार्ट अटैक के लिए ब्लड थिनर्स बहुत सारे आ गए हैं। सिमिलरली अगर हम टूल्स और टेक्निक्स की बात करें तो एंजियोग्राफी एंड एंजियोप्लास्टी को प्रिसाइजली करने के लिए बहुत सारी इमेजिंग मॉडलिटीज़, CT स्कैन, इंट्रावेस्कुलर अल्ट्रासाउंड, ये सारे मॉडलिटीज़ अवेलेबल हैं। जो ट्रीटमेंट की अगर हम लोग बात करें तो ज़्यादातर ट्रीटमेंट पहले बहुत सारे वॉल्स का ट्रीटमेंट या हार्ट के होल्स का ट्रीटमेंट सर्जिकली किया जाता था। तो आजकल ये सारे ट्रीटमेंट बिना सर्जरी के परक्यूटेनियसली, यानी कि बिना चीरा लगाए सिर्फ एक होल करके कैथेटर पास करके किए जा सकते हैं, जिसमें कि वॉल्व का रिप्लेसमेंट, जिसको कि हम TAVR या टावी कहते हैं, वो भी शामिल है। इवन जो हार्ट के होल्स होते हैं उनका ट्रीटमेंट भी आजकल बिना सर्जरी के डिवाइस लगाकर, बटन लगाकर किया जा सकता है। तो आज की डेट में हर लेवल पर एडवांसमेंट्स हमने देखे हैं और शायद ही कोई ऐसा प्रोसीजर है जिसके लिए कि हमें जो कि हम बिना सर्जरी के नहीं कर सकते। सर्टेनली सर। सर, हार्ट अटैक के बाद एक बताया जाता है कि गोल्डन आवर्स, इसका क्या मतलब होता है सर? हार्ट एक बहुत ही टाइम सेंसिटिव ऑर्गन होता है। हार्ट को यदि ब्लड फ्लो इंटरप्ट हो जाता है या हार्ट के कॉर्नरी आर्टरीज, जो ब्लड सर्कुलेशन के जो सिस्टम्स हैं, उनमें अगर ब्लॉकेजेस हो जाते हैं तो इनिशियल कुछ आवर्स का पीरियड बहुत क्रिटिकल होता है। गोल्डन आवर्स का मतलब है कि अगर हमने उस पीरियड में पेशेंट की जो ब्लॉक्ड आर्टरी है उसको ओपन कर दिया तो हम पेशेंट के हार्ट की मसल में होने वाले डैमेज को परमानेंट होने से बचा सकते हैं। तो ये जो गोल्डन आवर्स का जो कंसेप्ट है ये हार्ट अटैक और स्ट्रोक्स दोनों में अप्लाई होता है। हार्ट अटैक के लिए बोला जाता है कि जो इनिशियल 12 आवर्स होते हैं, जिसको कि हम विंडो पीरियड कहते हैं, ये सबसे इंपॉर्टेंट होते हैं और इसमें भी जो शुरुआती 2 से 3 घंटे होते हैं ये गोल्डन आवर्स होते हैं, जिसमें कि यदि हम पेशेंट को इमीडिएटली ट्रीटमेंट स्टार्ट कर देते हैं, उनकी इमीडिएट कॉर्नरी एंजियोप्लास्टी कर देते हैं, तो उनके हार्ट अटैक से होने वाले डैमेज को मिनिमाइज़ किया जा सकता है। सिमिलरली स्ट्रोक में जो इनिशियल 3 से 4.5 घंटे का पीरियड होता है किसी को पैरालिसिस या स्ट्रोक पड़ने के बाद, वो गोल्डन आवर्स होता है और उस पीरियड में यदि ट्रीटमेंट दे दिया जाए तो शायद उनकी जो वीकनेस आई है उसको परमानेंटली बचाया जा सकता है। एंड माय नेक्स्ट क्वेश्चन टू यू, जो कि मैं समझता हूँ कि हर कोई जानना भी चाहता होगा, सर, वॉल्व रिप्लेसमेंट की टेक्निक्स क्या हैं? कन्वेंशनली वॉल्व रिप्लेसमेंट सर्जिकल मेथड से किया जाता था, जिसमें कि सर्जन मरीज को बेहोश करके उनके यहाँ से एक चीरा लगाकर हार्ट को ओपन करके पुराना वॉल्व कट करके निकालते थे और उसमें नया वॉल्व इम्प्लांट कर देते थे, सूचर्स कर देते थे। लेकिन आजकल ये सारे प्रोसीजर्स परक्यूटेनियस तरह से किए जा सकते हैं, जिसमें कि पैर की फीमोरल आर्टरी से कैथेटर पास करके हम लोगों को हालांकि पहले सारी स्टडी करनी पड़ती है, मरीज का CT स्कैन कराना पड़ता है, एक हार्ट टीम अप्रोच में डिस्कशन करना पड़ता है कि क्या मरीज के लिए परक्यूटेनियस मेथड बेटर है या सर्जिकल मेथड बेटर है। लेकिन हाँ, अगर ये सब करने के बाद टीम डिसाइड करती है कि मरीज के लिए परक्यूटेनियस मेथड बेटर है तो फिर हम आगे पेशेंट को प्रोसीड करते हैं और इसमें यूजुअली 35 मिनट से लेके 1 आवर का टाइम लगता है। पेशेंट होश में ही रहता है, हम कोई बेहोशी नहीं देते हैं, कोई कट, कोई चीरा नहीं लगाते हैं और सिर्फ एक्सरे से देख के परक्यूटेनियस मेथड से जो हमारा वॉल्व जो कि एक बैलून पर इम्प्लांटेड रहता है उसे हम उस साइट पर डिलीवर करते हैं और एक्सपेंड करके एक्सरे में देख लेते हैं और वहाँ पर नया वॉल्व इम्प्लांट कर दिया जाता है। यूजुअली इस प्रोसीजर के बाद पेशेंट नेक्स्ट डे डिस्चार्ज भी हो जाता है। तो ये एक बहुत ही कम रिस्क का प्रोसीजर है, जो कि एक तरह से हम कह सकते हैं कि वरदान है उन लोगों के लिए जो कि हाई सर्जिकल रिस्क की वजह से या सर्जरी के फियर की वजह से अपने वॉल्व्स का ट्रीटमेंट नहीं कराते थे पहले। अच्छा सर, अगर बात करी जाए पेस मेकर की, तो सर पेस मेकर का क्या रोल है और किस तरह से पेस मेकर किस चीज़ के लिए बेनिफिशियल है और एक काम कैसे करता है सर? हमारे हार्ट में अपना एक नेचुरल पेस मेकर होता है जो कि हार्ट की धड़कन को बनाए रखने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। कभी कभी किसी कारणों से उम्र बढ़ने से या डिजनरेशन की वजह से जो हार्ट का नेचुरल पेस मेकर होता है उसमें खराबी आ जाती है और तब ज़रूरत पड़ती है आर्टिफिशियल पेस मेकर की। आर्टिफिशियल पेसमेकर यूजुअली 2 तरह से लगाया जाता है। एक परक्यूटेनियस तरीका होता है जिसमें कि हम सिर्फ पैर से एक कैथेटर पे पेसमेकर इम्प्लांट करके उसको वहाँ पे छोड़ देते हैं, जो कि लीडलेस पेसमेकर कहलाता है, जो कि बहुत ही मिनिएचराइज्ड पेसमेकर होता है। ये हाल ही में डेवलप हुआ है और बहुत तेज़ी से इवॉल्व कर रहा है। और जो दूसरा कन्वेंशनल पेसमेकर लगाने का तरीका होता है उसमें हम स्किन के नीचे एक छोटा सा निक देकर वहाँ पर डिवाइस को इम्प्लांट कर देते हैं और यहीं से एक परक्यूटेनियसली जो लीड्स होती हैं पेसमेकर की उनको हार्ट के अंदर इम्प्लांट कर देते हैं।
ये दोनों ही प्रोसीजर्स बहुत कम रिस्क के होते हैं और लोकल एनेस्थीसिया में किए जाते हैं। एंड इसके लगने के बाद कुछ दिनों के लिए आपको उस पर्टिकुलर साइट के जो हाथ हैं उसका मूवमेंट रेस्ट्रिक्ट करके रखना होता है। एंड यूजुअली 1 हफ्ते के बाद या 10 दिन के बाद आप अपनी पुरानी पहले की तरह जो सुचारू जीवन है वो दोबारा से व्यतीत कर पाएगा। थैंक यू सो मच सर फॉर योर टाइम। नेक्स्ट क्वेश्चन सर, व्हाट इज द बेसिक इंपॉर्टेंस ऑफ ब्लड थिनर ड्यूरिंग दिस कोल्ड वेदर सर? कोल्ड वेदर में जनरल पब्लिक को ब्लड थिनर्स लेने की ज़रूरत नहीं होती है। उन्हें आवश्यकता है वो एडिक्वेटली क्लोथ रहें, बहुत ठंडी या चिली एटमॉस्फेयर के एक्सपोजर से बचें। यदि उन्हें ब्लड प्रेशर है तो रेगुलरली उसका मॉनिटरिंग करते रहें, क्योंकि सर्दियों में कई बार ब्लड प्रेशर की जो मेडिसिन की डोज है वो बढ़ जाती है। तो ऐसे में आवश्यक है कि आप अपना ब्लड प्रेशर अच्छी तरह से कंट्रोल में रखें, जो आपके अदर रिस्क फैक्टर्स हैं उनको भी कंट्रोल में रखें। यदि आप हार्ट पेशेंट हैं या आपको हिस्ट्री रही है कोई हार्ट प्रॉब्लम्स की पास्ट में, तो मोस्टली आपके डॉक्टर ने आपको कोई ब्लड थिनर प्रिस्क्राइब किया होगा, आप उसे सुचारू रूप से कंटिन्यू करते रहिए। सबसे इंपॉर्टेंट मैसेज ये है कि आप अपने सिम्टम्स पे वॉच करिए। अगर आपको लगता है कि आपको एक्सर्शन के साथ, एक्टिविटीज़ के साथ कोई सिम्टम्स हो रहे हैं, ठंड में पसीना आ रहा है जिसे हम कोल्ड स्वेट्स कहते हैं, या सांस फूल रही है, या चलने पर आपको छाती में भारीपन हो रहा है, तो ये सिम्टम्स कुछ रेड फ्लैग साइंस हैं। इन्हें इग्नोर मत करिए, डॉक्टर से कनेक्ट करिए और अपना प्रॉपर चेकअप कराइए। एंड सर, लास्ट एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन टू यू, व्हाई वन शुड अवॉइड सेंधा नमक? ये थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है। मैं सेंधा नमक के अगेंस्ट बिल्कुल भी नहीं हूँ, लेकिन जो पेशेंट्स कार्डिक मेडिसिन ले रहे हैं, किसी को ब्लड प्रेशर की हिस्ट्री है या किसी को हार्ट फेलियर या हार्ट की पंपिंग कैपेसिटी में कमी है उसकी हिस्ट्री है, तो कई बार हम लोगों ने ये देखा है कि ऐसे पेशेंट्स जो आसपास के लोग हैं उनकी सलाह के कारण सेंधा नमक का प्रयोग करना शुरू कर देते हैं। होता क्या है कि जो हम लोग हार्ट की दवाइयाँ देते हैं या ब्लड प्रेशर की दवाइयाँ देते हैं, तो उनमें कुछ ऐसी मेडिसिन होती हैं जो आपके यूरिन से आपका जो नेचुरल सॉल्ट है बॉडी में उसका लॉस बढ़ा देते हैं। यानी कि जो यूरिन में जितना सोडियम निकलना चाहिए वो उन पर्टिकुलर दवाइयों की वजह से यूरिन से ज़्यादा लॉस होने लगता है। ऐसे में यदि आप डाइट में कम सोडियम वाला नमक खाते हैं, जैसे कि लो सोडियम सॉल्ट खाते हैं या सेंधा नमक खाते हैं, तो काफ़ी संभावना है कि आपके ब्लड का जो सोडियम लेवल है वो नॉर्मल से भी कम हो जाए। कई बार ऐसे पेशेंट्स का सोडियम इतना ज़्यादा क्रिटिकली लो हो जाता है कि उन्हें हॉस्पिटलाइज करना पड़ता है आईसीयू में, फिर उन्हें हमें नमक का इंजेक्शन देना पड़ता है और अननेसेसरी जो इश्यूज़ हैं या जो मेडिकल एक्सपेंडिचर है वो बढ़ जाता है। तो मेरी सलाह ये है कि आप बिना डॉक्टर की सलाह के कुछ इस तरह के एक्सपेरिमेंट्स मत करिए। मोस्टली हम लोग अपने पेशेंट्स को, जो इस तरह के हार्ट पेशेंट्स हैं, हम सजेस्ट करते हैं कि आप नॉर्मल वाला सॉल्ट ही खाइए, एडिक्वेट मात्रा में खाइए। सॉल्ट ना कम होना चाहिए ब्लड में, ना अधिक होना चाहिए। तो एक जो मीडियम आप सॉल्ट का इंटेक लेते हैं, जो कि अराउंड बोला जाता है 1 चम्मच पर डे, उतना आप कंजम्पशन कंटिन्यू कर सकते हैं। क्या बात है, थैंक यू सो मच सर फॉर योर प्रीशियस टाइम। और जैसा डॉक्टर अभिनीत गुप्ता जी ने कहा कि विदाउट प्रेस्क्रिप्शन कुछ भी अगर आप अपने लाइफस्टाइल में ऐड ऑन कर रहे हो या कुछ भी लेकर आ रहे हो, तो बस आप फिर उसके जिम्मेदार हो गए, फिर आप जाते हो सीधे डॉक्टर अभिनीत गुप्ता जी के पास। अभी डॉक्टर अभिनीत गुप्ता जी कुछ स्पेशल सा कहना चाहेंगे जितने भी हमारे व्यूअर्स हैं उनके लिए? मैं यही कहना चाहूँगा कि दिल बहुत नाजुक होता है, हमें अपने दिल का ख्याल खुद ही रखना है और जहाँ पर भी हमें ज़रा सा भी डाउट लगे, हमें सिम्टम्स को इग्नोर नहीं करना है। टाइम देखिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगर आप टाइमली हॉस्पिटल पहुँच जाते हैं, सिम्टम्स को आइडेंटिफाई कर लेते हैं, तो मोस्टली कॉम्प्लिकेशंस होने से बचाए जा सकते हैं। तो प्लीज़ अपने दिल का ख्याल रखिए और समय पर रिपोर्ट करिए।